नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे देवस्थानम बोर्ड की। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती दी थी, जिसको मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आज खारिज कर दिया है। 6 जुलाई को मामले पर सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 4 धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया है, जो कि गलत है। उन्होंने बता दें कि असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इस पर रोक लगाने की मांग की थी और कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को मजबूत माना है। नैनीताल से खबर आ रही, जहां पर देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को अब खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह याचिका दायर की थी, जिसको नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 51 मंदिरों पर सरकार के आधिपत्य पर आरोप लगाया था और वहीं बता दें कि अब जो है हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार के पक्ष में ये फैसला लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन लगाई थी, 4 धाम एक्ट को चैलेंज किया था और हमने उसमें इंटरवीन करके उनकी पिटीशन को अपोज किया था और वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट के किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। वो एक्ट को कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रेज बाय श्री स्वामी जी हैज़ फेल्ड और वो बोर्ड बिल्कुल चले। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित जोशी जुड़ गए हमारे साथ। ललित, जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला है उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को जो है बड़ा झटका लगा है और सरकार की एक तरह से कहे तो बड़ी जीत है। जी मैम, यहाँ पे बता दूं। हेलो जी। हेलो जी ललित, अपनी बात रखिए। हेलो ललित, जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को ये तगड़ा झटका लगा है और सरकार की कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत है। जी हाँ, ये माननीय जी ये तो है। हेलो हेलो तो तकनीकी खामियों की वजह से ललित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि कहीं ना कहीं जो है सुब्रमण्यम स्वामी को जो याचिका दायर की थी उसके जरिए बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट ने सरकार के हक में फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी ये याचिका, जिसके बाद अब जो है नैनीताल कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। तो वहीं देहरादून में पिछले दिनों मकान पर पुश्ता गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने शहर में गिरने की कगार पर पहुंचे भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि 44 ऐसे भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, जिनको ध्वस्त करने की कार्यवाही पहले से ही चल रही है, लेकिन कुछ मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। उनमें भी निगम के जरिए अपना पक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे भवनों पर 15 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस समय सीमा में या तो मकान मालिक अपने भवनों की मरम्मत करवा लेंगे, नहीं तो ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। वो तो पुश्ता गिरा हुआ था और उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से और एमडीडीए की ओर से ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो गिरासू भवन थे उसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय में चूंकि अधिकांश मामलों में स्थगन आदेश था तो वहां भी कोर्ट के सामने भी इस पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा जो गिरासू भवन थे 44, उसमें बैनर भी लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से, लोगों को सचेत किया गया है और एक अंतिम नोटिस उनको 15 दिन की जारी की गई है कि यदि 15 दिन के अंदर उसका निर्माण या उसको मरम्मत नहीं कराते हैं तो नगर निगम द्वारा जिला प्रशासन पुलिस की मदद से उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। तो जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान ये एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, या तो अपने भवनों को जो है उसकी मरम्मत करा लें या फिर जो है क्योंकि जर्जर हो चुके हैं भवन को ध्वस्त किया जाएगा, ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जर्जर भवनों को लेकर हरकत में प्रशासन आया गया है क्योंकि ये कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने ये कार्यवाही अब शुरू कर दी और उचित कदम उठाते हुए जो भी भवन जर्जर हो चुके हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन जो
वक्त दिया गया है उसमें अगर कोई अपने भवन को सही कराता है तो वो भवन जो है सुरक्षित रहेगा, लेकिन अन्यथा दूसरे भवन जो जर्जर हैं, जिनकी हालत अभी भी बद से बदतर है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। नगर निगम ने अन्य भवनों पर बता दें कि नोटिस भी चस्पा दिए हैं। भवनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हालत बद से बदतर हैं और जर्जर हो चुके हैं, जिसके बाद कभी भी ये गिर सकते हैं, हादसे का सबब बन सकते हैं, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिस वजह से अब प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने अन्य भवनों पर भी नोटिस चस्पा दिए हैं, जिन भवनों की हालात बद से बदतर बने हुए हैं। 15 दिन में कराएं, या तो 15 दिन का जो वक्त दिया गया है, 15 दिन के या तो अंदर इन भवनों की मरम्मत करा ले, अन्यथा जो है इन भवनों पर कार्रवाई होगी और प्रशासन इन भवनों को ध्वस्त करा देगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हालात इन भवनों के किस तरह के बने हुए हैं, जर्जर हालात में हैं। अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये अनहोनी ना हो, इन अनहोनियों से बचने के लिए प्रशासन हरकत में आया है। जर्जर भवनों को ध्वस्त कराया जाएगा, लेकिन 15 दिन का वक्त दिया गया है। या तो इन 15 दिन के अंदर इन भवनों की मरम्मत करा ली जाए, इन्हें सही करा लिया जाए, अन्यथा इन भवनों पर जो है, क्योंकि नोटिस पहले से ही चस्पा कर जानकारी दे दी गई है, इन भवनों को ध्वस्त करा दिया जाएगा। जर्जर भवनों को लेकर हरकत में आया प्रशासन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हालात बद से बदतर बने हुए हैं। भवनों के हालात किस कदर जो है खस्ता हाल में है। अगर ये भवन गिर जाता है, बड़ी अनहोनी हो जाती है, तो प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए प्रशासन पहले ही हरकत में आ गया है। 15 दिन का वक्त दिया गया है, क्योंकि अब बरसात का मौसम भी चल रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। हादसों से बचने के लिए, हादसों से सबक लेते हुए इस कार्रवाई को शुरू किया गया है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले का स्वागत करती है, सरकार कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा देवस्थानम बोर्ड के जरिए अस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड से किसी तरह के हक प्रभावित नहीं होंगे। सरकार और कोर्ट का निर्णय एक ही है। और चारधाम, बता दें कि चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ रही है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और बोर्ड का गठन और राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। ये भी कहा भविष्य की अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया गया है बोर्ड का ये गठन। तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हकूक पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया और पिछले 36 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए और आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक तरह से राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी और इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज जब नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आया तो इस मामले को उन्होंने खारिज कर दिया। लाख लोग आए, तो 36 लाख लोग केवल उत्तराखंड के तो नहीं थे। जब हम उसमें देखें तो उत्तराखंड के लोगों का एक बहुत छोटा परसेंटेज है। दुनिया के हिंदू यहाँ पर आना चाहते हैं, उन सबकी श्रद्धा यहाँ पर है। मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी हमारे देवस्थान हैं, हमारे चार धाम हैं, हमारे उत्तराखंड में है। गंगा जैसी पवित्र नदी उत्तराखंड में है, तमाम नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए ही नहीं, इस पर उन सब लोगों का हक है जिनकी उनके प्रति श्रद्धा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में चार धामों को विकसित करेंगे। इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले
ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। जो दुविधा का वातावरण था वो समाप्त हो गया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में स्वामी जी को अब उनका जवाब मिल गया है और हम निश्चित रूप में उत्तराखंड में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम यात्री आने शुरू हो जाएंगे और हम यात्रियों का जो है उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे सरल और सुविधाजनक यात्रा लोग कर सकें चार धामों। वहीं लंबे समय से अस्थायी भवन में चल रही डोईवाला की तहसील को अब अपना भवन और तहसील परिसर मिलने जा रहा है। तहसील भवन निर्माण का कार्य डिग्री कॉलेज के नजदीक बेल मंडी में चल रहा है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 करोड़ की लागत से 3 मंजिला भवन और पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने निर्माणाधीन तहसील परिसर और भवन का स्थायी निरीक्षण भी किया और काम कर रही संस्था को समय सीमा के भीतर तहसील भवन के निर्माण के निर्देश दिए। तहसील भवन का निर्माण है, ये माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सम्मिलित था और अभी इसके लिए हमें वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 4 करोड़ और 2 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसमें ग्रिड पुल जो है उसके द्वारा तहसील के भवन का निर्माण किया जाएगा। अभी उनके द्वारा वहाँ पे जो पुराने हमारे स्ट्रक्चर खड़े थे उसको डिसमेंटल का कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही उसका शिलान्यास कर दिया जाएगा और औपचारिक तौर पर उसका बिल्डिंग के निर्माण शुरुआत। इसमें तो बेसिकली पार्किंग उसमें अलग से रखी गई है। इसके अलावा जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड हमारे जैसे खतौनी सर्टिफिकेट ये हमारे ग्राउंड फ्लोर में रखे गए हैं। उसके अलावा उसमें एसडीएम तहसीलदार सबका ऑफिस रखा गया है और सार्वजनिक शौचालय, पेयजल इत्यादि सभी इस तरीके की सुविधाएं मिलेगी ताकि वहाँ पे आने वाली आम जनता को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर डोईवाला को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए विकास के अनेकों कार्य कर रहे हैं और एक कि डोईवाला तहसील की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और डोईवाला में तहसील भी बन गई, लेकिन उसके भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील भवन के लिए उसकी स्वीकृति दी और इस पर काम शुरू हो चुका है और विधिवत इसकी जो है जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और एक अच्छा भवन बन करके तैयार होगा जो यहाँ की स्थानीय जनताओं को जिसमें विशेष सुविधा प्राप्त होगी। जो हमारी बिल्डिंग है तहसील डोईवाला की, ये ब्रिडकुल के माध्यम से कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल है और इसमें 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और 3 फ्लोर की बिल्डिंग में अलग अलग तरीके के इसमें रूम्स हैं। एसडीएम साहब का ऑफिस है और जितने कर्मचारी रहेंगे तहसील के हमारे उनके अलग अलग रूम्स हैं और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ जैसे हमारा लिफ्ट है फ्लोर में, तीनों फ्लोर के लिए लिफ्ट फैसिलिटीज़ में रहेगी, पानी की पीने की साफ़ पानी की व्यवस्था, अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वॉशरूम्स और पार्किंग की हमारी व्यवस्था है। इसमें सड़कें अंदर रहेंगी, तो काफ़ी अच्छे तरीके का एक डेवलपमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मसूरी में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने टनल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 450 करोड़ की लागत से बनने वाले इस टनल को लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के साथ व्यापार मंडल और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक गणेश जोशी का गांधी चौक पर भव्य स्वागत किया और विधायक द्वारा मसूरी के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार मसूरी के विकास को लेकर नई नई योजनाएं दे रही है। गणेश जोशी ने कहा है कि यमुना मसूरी पेयजल योजना का शुभारंभ किया है जिसका काम चल रहा है और माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए भी योजना को स्वीकृति करा दी गई है जिसका जल्द टेंडर होने वाला है। सिंह रावत जी का, अपने केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी का, जनरल वीके सिंह जी का। जब जनरल वीके सिंह जी से मेरी लगातार 2 बार मुलाकात हुई तो मैंने उनको पत्र दिया था और आज डबल इंजन की सरकार ने अपने काम को करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी लगातार मुझसे कहते थे साहब यहाँ कोई भी घटना कुछ मिनट गाड़ी को चलता था तो इनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती कि हमारी दुकानें न टूट जाए और इनकी ये मांग थी कि साहब एक बार, क्योंकि ये टनल का जो प्रस्ताव है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था लेकिन उसको अमली जमा नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे प्रयासों ने आज रंग लाए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने 450 करोड़ के इस टनल को सैद्धांतिक सहमति दी है। सिंह रावत जी का,
अपने केंद्रीय मंत्री आवागमन अधिक होता था तो गांधी चौक पे खासकर किंगरेक से लेकर पूरे कंपनी गार्डन तक 0 पॉइंट तक जाम की स्थिति हो रही थी। विधायक जी का प्रयास, उत्तराखंड सरकार का प्रयास सराहनीय है और हमें उम्मीद है इस प्रयास से आने वाले समय में मसूरी में पर्यटकों की आवागमन बढ़ेगी क्योंकि वो जाम में नहीं फंसेंगे और मसूरी की छवि भी दुर्मिलनी होगी। खासकर बात यह है कि जब देखिए मनाली में बहुत बड़ी टनल का ऑलरेडी वहाँ पे 10 साल पूर्व एक कंस्ट्रक्शन किया गया था। जम्मू हो, सब पहाड़ी क्षेत्रों में जाम से निजात दिलाने के लिए टनल ही एक उपाय है जो कि विधायक द्वारा, सरकार द्वारा करा गया है। उसके लिए हम सराहनीय कार्य करा है, उसका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार करते हैं। एक सबसे ज्वलंत समस्या थी पिछले 15-20 वर्षों से, गांधी चौक का जाम की वजह से मसूरी बदनाम हो जा रही थी और यहाँ की स्थानीय जनता और आने वाले पर्यटक भी बहुत दुखी रहते थे और इससे मसूरी को एक नई जीवन मिल गया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम उम्मीद ये करेंगे, आग्रह ये करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी से जल्दी, अब इसके जो पहली सीढ़ी चढ़े हम, पहला कदम लिया गया है, इसको मुकाम पे भी जल्दी पहुँचाया जाए। वहीं हरिद्वार में हो रही बारिश से जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, वहीं तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हरकी पैड़ी स्थित मुख्य दीवार धराशायी हो गई। खास बात यह है कि दीवार गिरने से किसी की जान तो नहीं गई, किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बिजली का तार डालने के लिए की गई खुदाई की वजह से ये पानी यहाँ पर भर गया था, जिसके चलते ये दीवार गिर गई। दीवार गिरने से हरकी पैड़ी पर चारों तरफ मलबा बिखर गया है। हरिद्वार स्थित आर्य समाज की संस्था गुरुकुल महाविद्यालय में 2 पक्षों का आपसी संघर्ष कर्मचारियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिसके चलते करीब 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद कर्मचारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6-7 महीनों से लगभग 50 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनका गुजर बसर करना तक मुश्किल हो गया है। महाविद्यालय प्रबंधन और जिला प्रशासन को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। पिछले 6 महीने से लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा समय पर वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन हमें भुगतान नहीं किया जा रहा है वेतन का। हम जब भी कहते हैं तो कहा जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा आपका वेतन। तो हम पिछले 6 महीने से कई बार हमने जिलाधिकारी महोदय को भी लेटर दिया, हमने शिक्षा मंत्री को भी पत्र दिया है, लेकिन उस पर कोई भी प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस निर्णय उस पर नहीं लिया गया। बार बार हमसे जिलाधिकारी महोदय ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। मुख्यमंत्री को हमने लेटर दिया, हमारा 6 महीने से न वेतन का भुगतान किया जा रहा है, न हमारा EPF का भुगतान किया जा रहा है, वो भी लंबित है मामला। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो ESI का भी भुगतान नहीं हो रहा। अगर हम ESI ऑफिस में जाते हैं तो ESI वाले कहते हैं कि आपका तो जमा ही नहीं है। तो एक सूत्री मांग है इनकी। एक सूत्री मांग हमारी है कि भाई जो वेतन का भुगतान है वो समय पे किया जाए। 4-4, 5-5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया और फिर भी हमारे कर्मचारी फिर भी अपना वर्क कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई कि 4-5 महीने से वेतन ना मिलने के कारण किसी ने काम छोड़ा हो या किसी कोई काम नहीं कर रहा है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है कि अब स्थिति इनकी ऐसी हो गई, 5-5, 6-6 महीने से वेतन ना मिलने से इनका पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। अधिकारियों सभी की होगी। अधिकारियों के पास गए तो क्या कहना है? अधिकारियों का कहना यह है कि फाइल जो है भेज रखी है बैंक में खाता खोलने के लिए। जैसे ही खाता खुल जाएगा सबको जो है ऑनलाइन हम जो है भुगतान कर देंगे। बैंक में पैसा है, खातों में पैसा है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कर्मचारी तो बेचारा। दिक्कत क्यों आ रही है इनको इस तरह के जो खाते इनके नहीं खुले? क्या मतलब क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, वजह कुछ नहीं, ये तो एक व्यक्तिगत आदमी इसमें अड़चन लगा रहा। कौन है वो? क्षेत्रपाल जो पुराना मुख्य शिक्षाता था यहाँ, वो एक वो फिर उसने दे दिया इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। वो दरख्वास्त देता, उसके बेस पर खाते बंद खोलने को तैयार नहीं हो रहे। तो वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से स्थानीयों और तीर्थ यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे के चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर लोग खड़े हुए हैं, और ये तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत का सबब बना हुआ है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रहा है और पहाड़ से कैसे मलबा गिर रहा है तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है, लेकिन चट्टान टूटने से काम में लगातार बाधा आ रही है, जबकि चट्टान की चपेट में अब तक कई गाड़ियां आ चुकी हैं।
ये तस्वीरें वाकई में भयानक हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भूस्खलन हो रहा है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कें के चौड़ीकरण का काम चल रहा था और इस दौरान भूस्खलन होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जहां एक और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट राजधानी देहरादून में कार्यरत वरिष्ठ फिजिशियन सीएम के चिकित्सक डॉक्टर NS बिष्ट अपनी उत्पीड़न को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर NS बिष्ट गांधी शताब्दी अस्पताल में सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने देहरादून के सीएमओ डॉक्टर BC रामोला और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों पर मनमानी और अनसुनी का आरोप लगाया है।